नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के आपके सामने संघ गाथा की महा सीरीज लेकर आ रहा हूं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट या ईशान्य भारत कहते हैं। ये भारत कैसा है और संघ इसको भारत के साथ जोड़े रखने में कितनी निर्णायक भूमिका निभाता है, यही आज का एपिसोड बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और संघ गाथा में आपका पुनः स्वागत है। पूर्वोत्तर भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवंत हिस्सा है। अपनी अद्वितीय भौगोलिक स्थिति, पर्वतीय संरचना, नदियों, घने वनों और जनजातीय विविधताओं के कारण यह क्षेत्र सदैव विशिष्ट पहचान रखता है। लंबे समय तक यह क्षेत्र राष्ट्रीय विमर्श के मुख्य केंद्र में अपेक्षाकृत दूर रहा, लेकिन इसके बावजूद इसकी भूमिका भारत की एकता, सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता के संरक्षण में हमेशा महत्वपूर्ण रही। यह एपिसोड इसी क्षेत्र में संगठनात्मक और सामाजिक कार्यों की यात्रा, चुनौतियां और संवाद की प्रक्रिया को विस्तार से समझाने का प्रयास है। यह एपिसोड मेरे हृदय में बैठता है और इसलिए संघ गाथा में आज विस्तार से पूर्वोत्तर। मैं समय हूं। मैंने भारत के उस भूभाग को भी देखा है जिसे कभी देश के मुख्य विमर्श से दूर समझा जाता था। ऊंचे पर्वतों, घने वनों, विविध जनजातीय परंपराओं और अद्भुत सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध पूर्वोत्तर भारत सदियों से भारत की सभ्यता का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन भौगोलिक दूरी, सीमाएं, चुनौतियों और अनेक ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण यह क्षेत्र लंबे समय तक अलगाव, असुरक्षा और उपेक्षा की चर्चाओं के केंद्र में रहा। ऐसे समय में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने यहां संपर्क, सेवा और सांस्कृतिक जागरण के प्रयास किए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा भी पूर्वोत्तर भारत में केवल संगठन विस्तार की कहानी नहीं, बल्कि समाज के बीच विश्वास निर्माण, शिक्षा, सेवा और राष्ट्रीय एकात्मता के प्रयासों की कहानी है। यह एक ऐसे क्षेत्र की कथा है जहां विविधता और राष्ट्रभाव साथ साथ चलते हैं। भारत का पूर्वोत्तर एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विविध संस्कृति और अलग-अलग जनजातीय परंपराओं के लिए जाना जाता है। लेकिन लंबे समय तक देश के बाकी हिस्सों से इसकी दूरी और अलग पहचान को लेकर कई चर्चाएं होती रहीं। इतिहास के पन्नों में देखें तो आजादी के बाद पूर्वोत्तर के विकास और मुख्यधारा से जुड़ाव को लेकर कई चुनौतियां सामने आईं। अलगाव की भावना, सीमावर्ती परिस्थितियां और राजनीतिक अस्थिरता ने भी इस क्षेत्र को प्रभावित किया। इस क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न समुदायों में गोरखा समाज, अलग-अलग जनजातियां और अनेक सांस्कृतिक समूह शामिल हैं, जिनकी अपनी समृद्ध परंपराएं और इतिहास हैं। ऐसे विविध और जटिल सामाजिक परिवेश में किसी भी संगठन के लिए लोगों के बीच पहुंच बनाना और विश्वास स्थापित करना आसान नहीं था। तो आखिर पूर्वोत्तर भारत में संघ का काम कैसे शुरू हुआ? शुरुआती दौर में क्या चुनौतियां आईं? देखिए, पूर्वोत्तर भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग चुनौतियां रही है, जो बहुत शुरुआती दिनों में गए संघ की स्थापना के बाद। मेरी जानकारी के अनुसार 1946 में 1946 में वहाँ पर प्रचारक के नाते दादाराव परमार्थ जी गए और उन्होंने वहाँ संघ काम करने के लिए गुवाहाटी में केसरदेव बावरी जी थे, जिनकी एक व्यायामशाला थी। तो उस व्यायामशाला को उन्होंने संघ में मर्ज कर दिया और पहला संघ का काम 1946 में गुवाहाटी में शुरू हुआ। लेकिन 46 में भारत स्वाधीन नहीं था, तो उस समय अंग्रेज़ों ने पूरे पूर्वोत्तर की राजधानी तो शिलांग बनाया था। तो शिलांग में जाकर संघ काम करना, क्योंकि राजधानी का शहर था, इसलिए दादाराव परमार्थ चले गए शिलांग, जो राजधानी का क्षेत्र था, और वहाँ पर उन्होंने संघ काम शुरू किया।
उस समय जो समस्याएं थी, उन समस्याओं में प्राकृतिक समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पूर्वोत्तर में 8 महीने बरसात रहती है, बाकी 4 महीने भी बरसात रहती है, इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं होता है। वहाँ के सड़कें उस समय बहुत ही कम थी, यातायात के संसाधन बहुत कम थे, प्रचंड मच्छरों का प्रकोप था, पानी में एमीबियोसिस होता था, पानी पीने के बाहर के राज्य के लोग जाते थे तो पानी पीने से पेट बिगड़ता था, खान पान की आदतें लोगों की अलग थी, भाषा पूरी तरह से अलग रहती थी, वेशभूषा अलग है, चलो वेशभूषा का उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भाषा, खान पान, हवामान, ये सारी चीज़ों का बहुत बड़ा असर होता है। तो किसी भी प्रचारक को वहाँ जाकर वहाँ के स्थानीय समाज के साथ एडजस्ट होने में साल 2 साल निकल जाते थे, टिकने में कि मैं यहाँ काम कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, और मैं करूँगा तो क्या करूँगा। इसके अलावा सामाजिक मान्यताएं भी बहुत अलग अलग थी। मतलब आप अगर असम राज्य में जाएंगे तो असम में लोग अपने आप को हिंदू कहते थे, उसमें रहने वाला बड़े पैमाने पर बंगाली समाज है वो अपने आप को हिंदू कहता था। त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर जो बंगाली है वो अपने आप को हिंदू कहते थे। बहुत सारी जनजातियां थी कि जिसमें बोडो जनजाति है, कार्बी जनजाति है, तीवा जनजाति है, ये ऐसी बहुत सारी जनजातियां जो असम राज्य में, त्रिपुरा राज्य में रहती थी, ये अपने आप को हिंदू बोलती थी। लेकिन जो पहाड़ी अंचल है, जैसे मेघालय है, नागालैंड है, बाद में त्रिपुरा और मणिपुर का पहाड़ी अंचल, मैदानी अंचल छोड़कर जो पहाड़ी अंचल है, अरुणाचल प्रदेश है, मिज़ोरम है, ये सारे अंचल में जो जनजाति रहते थे अपने आप को हिंदू भी बोलते नहीं थे, गोमांस खाते थे, हिंदू भी गोमांस खाते थे। तो ऐसी परिस्थिति में हिंदू संगठन का काम करने में बहुत सारे चैलेंजेस थे, और ऐसे चैलेंजेस में बाहर से प्रचारक गए। शुरू में तो महाराष्ट्र से ही प्रचारक गए और उनको इन सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दूसरी उसमें मुश्किल ऐसी थी कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे प्रकृति की डाइवर्सिटी है वैसे डेमोग्राफी की भी डाइवर्सिटी बहुत है। मतलब असमिया समाज है, बंगाली समाज है जो पहले से ही रह रहा है, ऐसे कुछ है। अधिकतर जो पार्टीशन हुई, बंटवारा हुआ देश का, तो बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू बंगाली जिनको पूर्व पाकिस्तान से खदेड़ा गया वो निर्वासित होकर आए। तो उनको सटा हुआ राज्य एक तो पश्चिम बंगाल था और दूसरा सटा हुआ राज्य असम था, मेघालय था, त्रिपुरा था। तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर निर्वासित गए हिंदू बंगाली। चिटगोंग हिल ट्रैक्स जो पूर्व पाकिस्तान में गया, वो जाने का कोई कारण ही नहीं था, पंडित नेहरू की मूर्खता के कारण वो गया। वो पूरा बुद्धिस्ट चकमा जनजाति बहुल था, उसमें मुस्लिम बहुल नहीं थे, वो अनावश्यक पाकिस्तान में दिया। तो लाखों चकमाओं की हत्या हुई और लाखों की संख्या में उनको खदेड़ा गया। तो वो आ गए मिज़ोरम में, और फिर मिज़ोरम से प्रवास करते करते कुछ त्रिपुरा में आए, कोई अरुणाचल तक पहुँचे, असम में गए। तो ये जो डेमोग्राफी थी कि जिसमें बंगाली है, असमिया है, नेपाली समाज बहुत बड़े पैमाने पर है, हम उनको नेपाली कहते हैं। तो पूर्वोत्तर में एक बहुत बड़ी समस्या है, नेपाल एक अलग देश है, तो नेपाली समाज को विदेशी बोलना चालू किया, जबकि वो विदेशी थे नहीं, वो तो पीढ़ियों से वहीं रह रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि हम नेपाली हमको मत कहो, हमको गोरखा कहो, गोरक्षक, क्योंकि नेपाली समाज का बहुत बड़ा जो व्यवसाय था वो गौ संवर्धन का था। गौशालाएं बनाना, दूध बेचना, दूध के पदार्थ बेचना, गोबर बेचना, ये करते थे, इसलिए वो गोरखा कहा गया। तो असमिया है, बंगाली है, गोरखा है। अब अंग्रेज़ों ने चाय लाई इस देश में और चाय के बागान उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में चालू किए। तो बहुत बड़े पैमाने पर संथाल परगना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो सटे हुए राज्य थे, इन राज्यों से
उन मजदूर लेकर गए चाय बागान में काम करने के लिए 200 साल पहले। और वो जब मजदूर लेकर गए तो वो पीढ़ियों की पीढ़ियाँ वहीं रहते गए चाय बागानों में। तो चाय बागानों की जो संख्या है मेरे ख्याल में 50-60 लाख से अधिक होगी पूरे पूर्वोत्तर में। तो वो एक ऐसी आबादी है कि जो पूर्वोत्तर की हो गई, उनको आज भी बोलेंगे आप तो बाहर से आए हो, लेकिन बाहर से आ गए 200 साल हो गए ना, अभी बाहर से आ गए, अब बाहर से कहाँ रहे, 10-15 पीढ़ियाँ वही जन्म लेती है, तो बाहर से कहाँ से हो गए, सब हिंदू ही थे। तो एक तरफ अत्यंत गरीब चाय बागान के लोग, बंगाली निर्वासित आए हुए, असमिया वहाँ के मूल लोग, उसके बाद में ये जनजातियाँ, मैं आपको बताता हूँ जनजातियाँ है मोर देन 170-80 ट्राइब्स आर देयर इन नॉर्थ ईस्ट। और उनकी उप जनजातियाँ अगर बताएंगे तो उसका कोई हिसाब ही नहीं है। जैसे मैं मेघालय में प्रचारक रहा तो मेघालय में लोग जानते हैं कि खासी, जयंतिया, गारो ये 3 जनजातियाँ हैं, लेकिन खासी हिल्स में खासी जयंतिया में ही खिंद्रयाम, भोई, पनार, वार, लिंगम, माराम ये जनजातियाँ उनकी उप जनजातियाँ है, जो एक अम्ब्रेला में बोलते हैं हम सब खासी है। गारो के यहाँ पर आपको राभा मिलेंगे, कोच मिलेंगे, हाजोंग मिलेंगे, ये जनजातियाँ आपको गारो हिल्स में मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में अकेले में 45 जनजातियाँ हैं, नागालैंड में 17 जनजातियाँ हैं, मणिपुर में 40 से अधिक जनजातियाँ हैं, मिज़ोरम में 16-17 जनजातियाँ मिलेंगी, त्रिपुरा में 17 जनजातियाँ हैं, असम में बहुत बड़े पैमाने पर जनजातियाँ हैं। किसी की लोक संख्या 10-15 हज़ार है, किसी की लोक संख्या 5 लाख है, और इनकी भाषाएं पूरी विभिन्न है, पूरी तरह से अलग है। एक की भाषा दूसरे को समझ में नहीं आती, एक की वेशभूषा दूसरे से अलग है। अब ऐसी परिस्थिति में प्रचारक जाए, संघ काम शुरू करे, तो किस किस में शुरू करें? एक प्रचारक कितनी भाषाएं सीखे? वो भाषा सीखना है, उनके अंदर जाकर काम करना है, उनका दिल जीतना है, उनका खान पान को अपनाना है, आसान काम नहीं है ना। साथ में प्रकृति जो है, नेचर पूरी तरह से विपरीत है। पूर्वोत्तर भारत में कार्य करना केवल संगठनात्मक विस्तार का विषय नहीं रहा, बल्कि यह समाज के भीतर विश्वास निर्माण और गहरे संवाद की एक लंबी प्रक्रिया रही है। यहाँ की भाषाई विविधता, सांस्कृतिक परंपराएं और जनजातीय जीवन शैली अत्यंत समृद्ध और जटिल है, जिन्हें समझे बिना किसी भी सामाजिक कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती। शिक्षा, सेवा और सामाजिक विकास से जुड़े प्रयासों के माध्यम से धीरे धीरे समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने का प्रयास किया गया, जो कि एक लंबी योजना का हिस्सा था। मैं भारत माता हूँ, सदियों से समय की हर करवट को देखती आई हूँ। मेरे लिए अरुणाचल की पर्वत श्रृंखलाएं, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, मेघालय की पहाड़ियां, मणिपुर की घाटियां, नागालैंड के गांव, त्रिपुरा के वन, मिजोरम की संस्कृति और सिक्किम की आध्यात्मिक विरासत समान रूप से प्रिय है। पूर्वोत्तर भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक संपदा का अमूल्य हिस्सा है। वर्षों से यहाँ शिक्षा, सेवा, जनजातीय उत्थान, युवा विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में अनेक प्रयास हुए हैं। इस क्षेत्र के युवाओं ने खेल, सेना, शिक्षा, विज्ञान और प्रशासन के क्षेत्र में पूरे देश को गौरवान्वित किया है। आज पूर्वोत्तर भारत विकास, संपर्क और राष्ट्रीय सहभागिता के नए अध्याय लिख रहा है। इस परिवर्तन की यात्रा में समाज की अनेक शक्तियों की भूमिका रही है, जिनमें सेवा और संगठन के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वयं सेवकों का योगदान भी शामिल है। भारत की पहचान उसकी विविधता से है, और यही विविधता पूर्वोत्तर भारत में भी साफ दिखाई देती है। देश के अलग अलग हिस्सों की तरह पूर्वोत्तर का खान पान, रहन सहन और जीवन शैली भी अपनी अलग पहचान रखती है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों, स्थानीय संसाधनों और सदियों पुरानी परंपराओं ने लोगों की भोजन संस्कृति को आकार दिया है। पहाड़ी इलाकों, जंगलों और नदियों से जुड़े जीवन ने यहाँ के भोजन को भी प्रभावित किया है। अलग अलग जनजातियों और समुदायों के अपने पारंपरिक व्यंजन हैं, जो उनकी संस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा रहे हैं। लेकिन विविधता के बावजूद सवाल हमेशा यही रहा कि इतनी अलग अलग परंपराओं और पहचान वाले इस क्षेत्र को भारत की मुख्य धारा के साथ कैसे जोड़ा जाए। इसी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में संघ ने पूर्वोत्तर में अपने कार्य की शुरुआत की।
पूर्वोत्तर के अलग अलग समुदायों की अपनी भोजन परंपराएं हैं। जब बाहर से कोई व्यक्ति वहां जाता है तो इस सांस्कृतिक अंतर को समझने और स्वीकार करने की प्रक्रिया कैसी होती है? जैसे मैं ही मेरा एक किस्सा आपको बताता हूँ कि मैं एक जनजाति युवा को जोड़ा और उसको मैंने तालुका कार्यवाह बना दिया जयंतिया पहाड़ में। अब वो तालुका कार्यवाह क्या होता है उसको मालूम नहीं है, लेकिन उसको एक बार बनाए तो सही, काम करना शुरू तो करे, बाद में धीरे धीरे समझ जाएगा तालुका कार्यवाह क्या होता है संघ का। तो उसके घर में निवास करने जाता था। मी मंतड़ू नाम का गांव है। तो उसके घर में मैं निवास किया, देर रात को पहुंचा। तो वहाँ तो देखिए 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है, वो पूर्व है। तो भारत का पहला सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसलिए उस राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया। तो वो इतने जल्दी रात हो जाती है, तो उनकी फूड हैबिट भी वैसी है कि शाम को 5 बजे खाना खा लेते हैं, 7 बजे तक सो जाते हैं। और मैं जब प्रचारक गया उस समय तो टीवी वीवी था नहीं घर में, लोगों के चैनल्स बिनल्स कुछ नहीं थे, टेलीफोन इक्का दुक्का लोगों के घर में रहते थे। तो एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है ना, तो जागना, आज हम लोग जागते क्यों? आज तो रात को 2-2 3-3 बजे तक जो जेनजेड युवा है वो जागते हैं, क्योंकि उनके हाथ में जागने का एक कारण है। उस ज़माने में तो कारण भी नहीं था, तो जल्दी सो जाते थे। तो मैं जाकर सोता था, वो हमारा तालुका कार्यवाह सो गया था और मैं पहुंचा तो भाभी ने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा भाभी जो कुछ बनाए वो खिलाओ। तो उसने इतना सारा राइस रख दिया और बोला कि वो कैबेज काटने लगी। मैंने कहा कि ये काहे को काट रही हो? नहीं आपके लिए सब्जी बना रही हूँ। नहीं जो बना है वो खिला देना। तो उन्होंने कहा तुम मांस खाते हो, मीट खाते हो? मैंने कहा हाँ मैं खाता हूँ। तो उसने मुझे मीट परोसा और मैंने चावल में मिलाकर खाया, अच्छा लगा और मैं सो गया। दूसरे दिन सुबह उठा तो वो तो तालुका कार्यवाह पहले ही जग गया था। लाल चाय, दूध मालूम नहीं, लाल चाय, और सुबह सुबह भात के साथ लाल चाय खाएंगे। तो मैं भी बैठा, और चूल्हे पर जल रहा है, ऊपर में पूरा एक चौखट बनाकर उसमें सुअर लटक रहा है और अलग अलग प्राणी लटक रहे। तो स्मोक्ड चिकन, स्मोक्ड पोर्क वगैरह घर में ही बनता था। ये आजकल तो सब यहाँ बनने लगे हो, तो परंपरागत खाते थे। तो मैंने बैठा तो चाय पीते पीते तालुका कार्यवाह ने पूछा, वो मुझे बाबू बोलते थे, खासी भाषा में बाबू रिस्पेक्ट के लिए बोलते हैं। तो बाबू तुमने रात को मीट खाया? मैंने कहा हाँ मैंने मीट खाया। मालूम था मीट किस चीज़ का था? मालूम नहीं। तो उसने बताया खासी भाषा में खनाए। खनाए बोला तो मैं शॉक हो गया। खनाए मतलब चूहा, तो मैंने चूहे का मीट खाया। तो अब देखिए, कोई न खाए चूहे का मीट तो कोई उसका बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो उस रात को उस भाभी के खिलाने में जो सहजता आई कि मुझे इसके लिए कुछ अलग बनाना ही नहीं पड़ा है, हमारे जैसा ही, ये हमारे जैसा ही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपनी आदतों को बदलना, अपने शरीर को उस रीजन के अनुसार ढालना। मैं आपको बताता हूँ, पूर्वोत्तर में जितने प्रचारक गए हैं सबको उनके जीवन में 15-15, 16-16 बार मलेरिया होकर गया, 15-16 बार मलेरिया होकर गया है। इतना मच्छरों का प्रकोप है वहाँ पर। और एक खतरनाक मलेरिया वहाँ पर है, फाल्सीफेरम मलेरिया। इसको हम लोग शायद मेंदू ज्वर मराठी में कहते हैं, मतलब वो सीधा ब्रेन में चला जाता है और आदमी की बचने की संभावना कम रहती थी। तो मैं तो ऐसे प्रचारक जानता हूँ, उनको अगर 16-17 बार मलेरिया होकर गया है, उसमें से 5-6 बार तो फाल्सीफेरम मलेरिया की जो ये है का मच्छर है वो काटा है उसको और फाल्सीफेरम हुआ है। तो आपको पेट खराब रह रहा है, आपको बीमारी हो रही है, आपका खान पान आपके मन जैसा नहीं है, वहाँ ठंड है तो कड़ाके की ठंड है, कहीं अरुणाचल प्रदेश में बर्फ़ गिरी हुई है, कहीं असम में इतनी गर्मी है कि पूरा पसीने से आप लथपथ हो गए हैं, कहीं आंधी चल रही है तो इतनी आंधी चल रही है, सड़कें खराब है, बाढ़ आई है, मतलब आप कल्पना ही नहीं कर सकते कितनी मुश्किलों का सामना किया।
मतलब भारत के अन्य राज्यों में गए हुए प्रचारकों ने बहुत मुश्किलों का सामना किया, लेकिन पूर्वोत्तर में गए हुए प्राथमिक समय में जो प्रचारक गए थे, उन्होंने जो सामना किया संकटों का, मुश्किलों का, वो तो हम बता ही नहीं सकते। शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा विकास और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों ने इस क्षेत्र में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन की दिशा को मजबूत किया है। छात्रावासों, विद्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों और सामाजिक सेवा की गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का एक ऐसा अवसर प्राप्त किया गया। यह केवल संस्थागत विकास नहीं था, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण की एक लंबी प्रक्रिया भी थी, जिसने समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें राष्ट्रीय विकास की धारा से जोड़ने का प्रयास था। इन प्रयासों ने यह दिखाया कि सही दिशा और निरंतर प्रयासों के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में विश्वास और विकास दोनों के साथ लेकर चलता जा सकता है और वो सही मंजिल तक पहुंच भी सकता है। मैं भगवा ध्वज हूं। मैं मात्र एक रंग नहीं, मैं युगों की तप परंपरा का प्रतीक हूं। मैं उन अनगिनत बलिदानों की लौ हूं जिन्होंने इस भूमि को अक्षुण्ण रखा। पूर्वोत्तर भारत में कार्य करते हुए स्वयं सेवकों ने केवल शाखाएं लगाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि समाज के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। यहां की जनजातीय परंपराओं, स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक विशेषताओं को समझते हुए सेवा और शिक्षा के अनेक कार्य प्रारंभ किए गए। छात्रावास, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक जागरण के कार्यक्रमों ने धीरे धीरे समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाई। संघ का दृष्टिकोण यह रहा कि भारत की एकता समानता में नहीं, बल्कि विविधता में निहित है। इसलिए पूर्वोत्तर भारत को समझने का अर्थ उसे बदलना नहीं, बल्कि उसकी विशिष्ट पहचान का सम्मान करते हुए उसे व्यापक राष्ट्रीय चेतना से जोड़ना है। तो आखिर पूर्वोत्तर के समाज, वहां की महिलाओं की भूमिका और सामाजिक परंपराओं को समझते हुए संघ ने किस तरह काम किया? एक मुश्किल तो बताने में हर्जा नहीं है कि देखिए, स्वाभाविक है, नेचर है। अब वहाँ पर जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं का जो सहजता है, जनजाति महिलाओं का मिलने जुलने में बहुत सहजता है, और वो उनके समाज में सहजता है। और हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुरानी पद्धति से चलते आ रहे लोग जो है, देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, सहजता हमारी महिलाओं में भी पहले बहुत थी। इस्लाम के आक्रमण के बाद अपनी बच्चियों को बचा के रखने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी कुरीतियाँ चालू हुई, जिसमें बच्चियों को स्कूल न भेजना, मुसलमान उठा ले जाएगा, बच्चियों को जल्दी शादी करके दे देना, क्योंकि अगर बच्ची का आखिर में सारा जीवन पति के घर में ही जाना है, जिम्मेवारी उसकी है, ससुराल वालों को तो पहले ही दे दो। रात को शादी करना, मुसलमान को पता नहीं चले, शादी के साथ सोना भी लूट कर लेकर जाते। घूंघट में रखो, मुसलमानों से अपनी बच्चियों को छुपाओ। ये सारी कुरीतियाँ इस्लाम के आक्रमण के बाद आई है। तो महिलाओं का जो अलग रहना, महिलाओं से पुरुषों ने बहुत दूर रहना, ये सारा जो है इस्लाम का प्रभाव है। इससे पहले भारत में ये नहीं था। तो जहाँ इस्लाम का प्रभाव नहीं हुआ, वो असम और नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर आपको महिलाओं में बहुत सहजता पुरुषों के बारे में है, पुरुषों में बहुत सहजता महिलाओं के बारे में है। उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें कोई छल कपट नहीं है, वो बहुत सहज है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जो बाहर से जाने वाले लोग हैं, युवा है, बहुत बड़े पैमाने पर बाहर से लोग जाते हैं, तो वो एक चित्र महिलाओं का, युवतियों का इधर देखते हैं, उनके दिमाग में साइकोलॉजिकली वो इमेज बन जाती है, और वहाँ से निकल के इधर आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, उधर देखते हैं यहाँ तो एकदम खुलापन है। तो खुलापन में एक बहुत बड़ा खतरा रहता है पैर फिसलने का। तो इसको भी एक बड़ा चैलेंज है, हमको समझना पड़ेगा। और मुझे गर्व है कि हमारे प्रचारकों ने इस चैलेंज को भी ओवरकम किया है, और उन्होंने अपने चरित्र को अक्षुण्ण रखकर, अपने सारी क्षमताओं को बाहर निकालकर, सभी प्रकार के संघर्षों को झेलकर
अपने शरीर को पूर्वोत्तर के अनुकूल बनाकर वहाँ के सारे इकोसिस्टम को समझ के अपने आप को उसमें ढालकर, वहाँ की भाषा सीखकर, वहाँ की वेशभूषा को अपनाकर, वहाँ के खान पान को अपनाकर, वहाँ के त्यौहार संस्कृति को अपनाकर उन लोगों को जोड़ने का काम किया। उन लोगों के अंदर के जो भेद थे उसको मिटाने में भूमिका अदा की। उनको हिंदू के नाते संगठित करने का काम किया। उनमें दैनंदिन शाखाएं चालू करके, उनमें स्वयंसेवक निर्मित करके, उनमें से प्रचारक निकाल कर, एक ज़माना था कि बाहर से प्रचारक देने पड़े पूर्वोत्तर में, लेकिन उन प्रचारकों ने जो कार्य खड़ा किया उनके पास देखकर कई युवाओं ने अपने घर छोड़ दिए कि अरे ये तो उत्तर प्रदेश में काशी से आया है, प्रचारक के नाते काम कर रहा है, ये कोच्चि से आया है, ये प्रचारक के नाते काम कर रहा है, ये कलकत्ता से आकर प्रचारक के नाते इधर हमारे क्षेत्र में काम कर रहा है, तो हमने क्यों नहीं अपना घर छोड़ना? हमने अपने समाज के लिए घर छोड़ना चाहिए। हमारे समाज में हिंदुत्व की जागृति के लिए, राष्ट्र को परम वैभव तक लेकर जाने के लिए मैंने अपना जीवन देना चाहिए। और आप देखेंगे कि आज पूर्वोत्तर के इन जनजातियों में भी प्रचारक निकले हैं, असमिया बंगालियों में भी प्रचारक निकले हैं, चाय बागान क्षेत्र से भी प्रचारक निकले हैं, नेपाली समाज से भी कई सारे प्रचारक निकले हैं। तो आखिर हिंसा और चुनौतियों के उस दौर में संघ के प्रचारकों ने कैसे काम जारी रखा? किन परिस्थितियों में उन्होंने समाज के बीच अपनी भूमिका निभाई? जान पर खेलकर प्रचारकों को वहाँ काम करना पड़ा है। पूर्वोत्तर में सभी राज्यों में अलग अलग समय पर अलग अलग दौर आया कि जिस दौर में उस राज्य में भारत से निकलने के लिए, अलग देश बनाने के लिए आतंकवाद शुरू हुआ। सबसे पहला आतंकवाद शुरू हुआ नागालैंड में, दूसरा आतंकवाद मिजोरम में, उसके बाद में मणिपुर में और असम में, और फिर मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, सब जगह पर। लेकिन जब असम में आतंकवाद शुरू हुआ, वो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, उल्फा के नाम से असमिया युवाओं में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा खड़ा रहा, हमें असम को अलग देश बनाना है, भारत में नहीं रखना है। और इसलिए भारत के नाते जो जोड़ता है, ऐसे सारे ये उल्फा के लिए शत्रु थे और उनका नामो निशान मिटा देना ये उल्फा का एक काम था, उद्देश्य था। और उसमें सबसे बड़ा हर्डल, सबसे बड़ा उनके काम के बीच में अड़चन आरएसएस था, क्योंकि भारत माता की जय, सब हिंदू एक है, ये हिंदू राष्ट्र है और इस हिंदू राष्ट्र को परम वैभव तक लेकर जाने के लिए मैं अपना तन मन धन अर्पण करने के लिए तैयार हूँ, यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो ऐसी परिस्थिति में संघ की शाखा नहीं चलनी चाहिए, संघ में लोगों ने नहीं जाना चाहिए। और संघ को अगर कोई जोड़ने का काम, शाखा में लोगों को लाने का उस ज़माने में कोई प्रभावशाली ढंग से काम करता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक करता है। और इसलिए प्रचारक को ख़त्म करेंगे तो और प्रचारक आने से डरेंगे और फिर संघ का काम कमज़ोर होगा, ऐसा उल्फा ने सोचा। और इसलिए उन्होंने संघ के प्रचारकों की हत्या की। उसमें 3 उदाहरण मैं आपको बताऊंगा जो प्रचारकों की हत्या के हैं। उसमें एक ओम प्रकाश चतुर्वेदी जी, जो उत्तर प्रदेश से प्रचारक के नाते असम आए थे और आज जिसको बोडोलैंड कहते हैं, वहाँ पर कोकराझार में वो प्रचारक थे, शाखा चलाते थे बच्चों को लेकर। एक वनभोज का कार्यक्रम रखा था। वनभोज का मतलब क्या है? शहर से थोड़ा बाहर जाकर बैठना, तालाब बिलाब देखकर, पेड़ पौधे देखकर, टिफ़िन लाना, सब लोगों ने खेलना, खाना, गीत गाना, शाखा लेना और टिफ़िन खाना इकट्ठा और प्रार्थना करके वापस आना। छोटे छोटे बच्चों को लेकर गए थे और वहाँ जाने के बाद सब लोग खेल कूद होने के बाद टिफ़िन लेकर बैठे और चलो हाथ जोड़कर बैठो और सब लोग बोलो, प्रार्थना बोलो, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब आतंकवादी पीछे से आए और ओम प्रकाश जी के सर में पीछे से गोली दाग दी, कपाल से बाहर निकली, वहीं के वहीं खून में लथपथ ओम प्रकाश जी, उन्होंने बलिदान दिया। ये सारे स्कूल के
चौथी, पांचवी, छठी के बच्चे उनके आंखों के सामने जिला प्रचारक को गोली से मार दिया। अब ये डर गए सब बच्चे, उनको तो समझ में नहीं आया ये क्या हो गया। बच्चे दौड़कर सब घर चले गए। उसमें एक ही थोड़ा सा 10वीं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला युवा था, तो वो बैठा रहा, मैं डेड बॉडी को छोड़कर जाऊं कैसे, तो रखवाली करने के लिए वो बैठा रहा। ये सारे बच्चे घर गए और घर जाने के बाद कुछ बोल नहीं रहे थे, बहुत डर गए थे। तो सबके माँ बाप ने कुछ किया नहीं, लेकिन वो जो बच्चा जो नहीं आया, उसकी माँ ने पूछा, सारे बच्चे आए, मेरा बेटा क्यों नहीं आया? पड़ोसी के बच्चे को पूछा, तब उसने बताया कि ओम प्रकाश जी को गोली मार दी है और आपका बेटा वहाँ बैठा हुआ है। तब सारे लोग गांव से निकले और वहाँ गए, तो 2-4 घंटे हो चुके थे। ओम प्रकाश जी की लाश पड़ी हुई थी और ये डरा हुआ, रोता हुआ एक युवा वो लाश के पास बैठा हुआ था। इस प्रकार के बलिदान संघ को बढ़ाने के लिए दिए थे। मैं समय हूं। इतिहास के पन्नों में कई बार दूरी को अलगाव समझ लिया जाता है, लेकिन राष्ट्र की आत्मा दूरी से नहीं टूटती। पूर्वोत्तर भारत की कहानी इसी सत्य का प्रमाण है। यह क्षेत्र भारत की सांस्कृतिक विविधता, साहस, परंपरा और संभावनाओं का प्रतीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यहां की यात्रा हमें बताती है कि संगठन का वास्तविक विस्तार मानचित्र पर नहीं, बल्कि लोगों के हृदयों में होता है। जब सेवा, संवाद और आत्मीयता के माध्यम से संबंध बनते हैं, तब भौगोलिक दूरियां भी महत्व खो देती हैं। मैं समय हूं और मैं देख रहा हूं कि पूर्वोत्तर भारत आने वाले भारत के निर्माण में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत आज परिवर्तन, विकास और राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता हुआ क्षेत्र बन चुका है। यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि विविधता केवल अंदर नहीं पैदा करती यह अंतर, बल्कि यदि उसमें सही दृष्टिकोण से समझा जाए तो वही विविधता शक्ति में भी बदली जा सकती है। और यह परिवर्तन हजारों प्रचारकों ने, लाखों स्वयंसेवकों ने लंबे विचार, दृष्टि और निरंतर प्रयासों के साथ पूर्वोत्तर में करके दिखाया है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर अवश्य कहूंगा कि आज पूर्वोत्तर हिंदुस्तान के साथ जुड़ा है। इसमें सबसे बड़ा घटक और संस्था कोई अगर जिम्मेवार है, उसने अपना दायित्व निभाना है, तो वो निभाया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। आज पूर्वोत्तर में कार्य करने वाले उन तमाम प्रचारकों, कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों को आज का एपिसोड में समर्पित करता हूं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए संघ गाथा। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा